नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस क्लासेस में। हम एक बार फिर प्रस्तुत हैं आपके सामने साप्ताहिक सर्वेक्षण के साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के। जैसा हम आपको अतीत में बताते रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदलता है। इसके साथ बदलते हैं शक्ति समीकरण, महाशक्तियों के, बड़ी शक्तियों के, जो न केवल उनके रिश्तों को प्रभावित करते हैं मगर उनका असर दुनिया के लगभग सभी देशों पर पड़ता है। हम हर बार कोशिश करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय हित के संदर्भ में हम चीज़ों का विश्लेषण करें, और हाल के दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने हमें बरबस इस बारे में सोचने को मजबूर किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यह घोषणा की कि वह इस वर्ष 9/11 तक अपनी तमाम सेनाओं को अफगानिस्तान से वापस बुला लेंगे, और इसके साथ ही एक बार जो ऐसा प्रतीत हो रहा था जब दोहा में तालिबान के साथ वार्ताएं शुरू हुई थी कि अफगानिस्तान स्थिर हो सकता है, शायद वहाँ शांति लौट सकती है, अब एक बार फिर चीज़ें अस्थिर होती नज़र आ रही हैं। क्या प्रभाव इसका पड़ेगा भारत पर, ये तो विचारणीय है ही, मगर अफगानिस्तान के बारे में, अब संकट के बारे में समझने के लिए हमें एक जो ऐतिहासिक पुनरीक्षण करना है वह भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी घटना जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि रूस ने पुतिन के जुझारू तेवरों के अनुसार 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात किए हैं यूक्रेन में, और इसको एक चुनौती समझा है अमेरिका ने, नाटो देशों ने, और उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से कहा है कि वह यहाँ से पीछे हटे। इसका जवाब रूस के पुतिन ने अपने स्वाभाविक जुझारू तेवरों के साथ दिया है और कहा कि इस तरह की धौंस धमकी के सामने वो झुकने वाले नहीं। कुछ विश्लेषकों को इसमें दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत नजर आती है, तो कुछ को ये संकट लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध का विस्फोट भी यहाँ से हो सकता है। कितनी सच्चाई है इन बातों में, इसका विश्लेषण भी हम करेंगे। ये सारा घटनाक्रम भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की इस घोषणा ने कि इस वर्ष सितंबर के महीने की 9 तारीख तक, अर्थात 9/11 तक, वह तमाम अमेरिकी सैनिकों को जो तैनात हैं अफगानिस्तान में वापस बुला लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया में एक हलचल मचा दी है। वैसे ये घोषणा पहले कई बार की जा चुकी है कि अमेरिका अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से क्रमशः वापस बुला लेगा। पहले इसकी तिथि इस वर्ष महीने की मई के अंतिम दिन तक मुकर्रर की गई थी, मगर अब इसको कुछ आगे बढ़ा दिया गया है। मगर हम इसके पहले इसका विश्लेषण करें कि इस तारीख का क्या महत्व है। इस तारीख का प्रतीकात्मक महत्व बहुत सीधा साधा है। 9/11 को ही जब ये सदी करवट ले रही थी, अलकायदा ने हमला किया था अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य शिखरों पर, इंटरनेशनल ट्रेड टावर्स पर। कई हज़ार अमेरिकी जाने गई थी, और पर्ल हार्बर के बाद ऐसा कहा जाता है यह पहला हमला अमेरिकी भूमि पर हुआ था, और अमेरिका ने तब यह वादा किया था कि वह इस हमले का बदला लेगी, और ओसामा बिन लादेन शरण लिए हुए है कृपा से तालिबान की अफगानिस्तान में, उसे खोज निकालेगी उसकी पहाड़ी गुफा से और उसे मार डालेगी। इस वचन को पूरा करने में कई दशक बीत गए, मगर ये बात दीगर है। मगर हमें लगता है कि अफगानिस्तान के संकट को समझने के लिए, अफगानिस्तान के सामरिक महत्व को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना ज़रूरी है। सबसे पहली बात भूगोल से जुड़ी है। अफगानिस्तान एक भूमिबद्ध राज्य है जिसे अंग्रेजी में लैंड लॉक्ड कहते हैं, और उसकी सीमाएं एक छोटा राज्य भी है, मगर अनेक ऐसे महत्वपूर्ण देशों के साथ जुड़ी हैं कि उसका भू राजनीतिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप देखें तो सदियों से, ईसा के जन्म के पहले से अफगानिस्तान वो प्रवेश द्वार रहा है जिसके जरिए विदेशी आक्रमणकारी ज़मीनी मार्ग से भारत की धन दौलत को लूटने के लिए यहाँ हमले के मार्ग पर आते रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है सिकंदर के भारत अभियान के साथ, और उसके बाद यदि आप देखें तो वो तुर्को अफगान सुल्तान हो, वो मोहम्मद गोरी और इस तरह के लोग हों, या फिर आप कहें कि मुग़ल हों, बाबर भी, सब इसी रास्ते से भारत को जीतने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए सामरिक महत्व अफगानिस्तान का बहुत ज़्यादा है। और यदि आप देखें शीत युद्ध को, तो शीत युद्ध में यही सामरिक महत्व अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अफगानिस्तान की जो स्थिति थी वो सोवियत संघ के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण थी, वो पाकिस्तान को मजबूत करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण थी। और ईरान में जब तक शाह थे तब तक तो घेराबंदी में सभी अमेरिकी सैनिक गठबंधन का हिस्सा थे, मगर उसके बाद से ये महत्व और भी बढ़ गया है। एक और बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है, जिसे हम एक राष्ट्रीय अस्मिता कहते हैं, राष्ट्र की पहचान मानते हैं। 2 बातें यहाँ उल्लेखनीय हैं कि अफगानिस्तान एक राष्ट्र के रूप में तो कभी उभर कर आया ही नहीं। राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट की बात तो और भी दूर की चीज़ है। ये एक
आदिम जनजातीय समुदाय है जहाँ एक नहीं अनेक जनजातियाँ रहती हैं, आपस में संघर्षरत हैं और उनकी जो परंपरा है वो हिंसक प्रतिशोध की है। यहाँ विस्तार से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, मगर जो पख्तूनवारी और बदल नाम की परंपरा है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, तो कहीं न कहीं ये संस्कार एक हिंसक आदिम प्रतिशोध वाला संस्कार बड़ी बाधा पैदा करता रहा है अफगानिस्तान के विकास में। राष्ट्र राज्य के रूप में आधुनिक राष्ट्र राज्य तो बहुत दूर की बात है, मगर बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप देखें तो भारत के सांस्कृतिक संबंध इस इलाके से बड़े मधुर सदियों पुराने रहे हैं। कभी बामियान में बड़ी बड़ी दैत्याकार बुद्ध की मूर्तियाँ थीं, रेशम राजमार्ग तक हमारी पहुँच इस जरिए होती थी। यदि आप देखें तो गांधार कला का जो घराना है वो यहीं पनपा हुआ है, मगर ये सब बातें बहुत पुरानी हैं जिनकी यादें आज लगभग धुंधलाने लगी हैं। जहाँ तक अफ़गानिस्तान का प्रश्न है, उसकी याद हमें आती है बरतानवी औपनिवेशिक राज के दौर में, और अंग्रेज़ों ने एक अपनी राज का, अपनी शक्ति का महिमा मंडन करने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, द ग्रेट गेम का, कि एक ऐसा खेल खेला जा रहा है इस मध्य एशियाई या दक्षिण एशियाई पूर्वोत्तरी सीमांत पर, जहां दो साम्राज्यों की टकराहट हो रही है, रूसी ज़ारशाही की और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की। तो एक ये जो खेल था जिसका महिमा मंडन रुडयार्ड किपलिंग ने अपने उपन्यासों में, अपने गीतों में किया है, अपनी कविताओं में किया है, वो ये था कि अपने राजनयिक कौशल के कारण अंग्रेज़ बाहर परिधि तक पहुंचाने में सफल रहे थे रूसियों को। और ये इस स्थिति में सच कितना था, झूठ कितना था, ये कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि एक और जो तर्क दिया जाता है वह यह है कि अफ़गानिस्तान हमेशा से कब्रिस्तान रहा है बड़ी शक्तियों का। जब अंग्रेज़ों ने वहाँ आक्रमण किया तो हज़ारों की तादाद में सैनिक वहाँ गए और एक अभियान में सिर्फ 2 आदमी अपनी जान बचाकर बमुश्किल लौट सके, और उन्हें भी इसलिए छोड़ दिया गया था कि वो भारत लौट कर ये बतला सकें कि किस तरह के पाशविक अत्याचार उन पर किए गए थे और कितने अफ़गान अपराजेय हैं। अब ये बात अलग है कि अंग्रेज़ों ने अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए जियो और जीने दो के सिद्धांत का अनुसरण किया था, और जो हिंसक कबायली थे उनका तुष्टीकरण निरंतर किया था कि पहले एक रेलवे लाइन बन जाए, फिर कुछ उनको बंदूकें दे दी जाएं और उनका प्रयोग वो रूस के खिलाफ, ज़ारशाही के खिलाफ कर सकें। ये स्थिति लगभग चलती रही भारत के आज़ाद होने तक। उसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो हिस्सा सीधे भारत से जुड़ा था वो फिर पाकिस्तान के साथ जुड़ गया, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का सीमा का विभाजन निर्धारित करने वाली जो डोरंड सीमा रेखा है वो भी उसी तरह विवादित है, विवादास्पद है, जिस तरह रेड क्लिफ सीमा रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का विभाजन करती है। अब ये बात फिर अलग से है, मगर इसका अर्थ ये हुआ कि भारत को एकाएक सीधा संपर्क अफगानिस्तान के साथ उसका नहीं रहा, और जो मिथक थे विभाजन के पहले के वो बरकरार रहे कि अफ़गान अपनी बात के पक्के होते हैं। काबुली वाला के साथ किस तरह के रिश्ते भारत की औसत जनता के छोटे बच्चों तक के रहे हुए थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। गवाह में ये था कि कैसे घर आए मेहमान की रक्षा अफ़गान करता है, उसे शरण देता है, मगर साथ ही जो एक चरित्र शब्द का अभाव है, उसे विश्वासघात आप कहिए या भरोसा न करने देना कहिए, वो अफ़गान जीवन का एक हिस्सा निरंतर रहा है। अवसरवादिता, दल बदल जो हमको देखने को मिलते रहे हैं। मगर जहाँ से ये बात शुरू होती है वर्तमान अफ़गान संकट की, वो 1979 का वर्ष है, जब सोवियत संघ ने ये तय किया कि वह अफ़गानिस्तान पर हमला करेगी और वहाँ अपना प्रभाव साबित करेगी। इसके कारण ये थे, सोवियत संघ को लालच यह था कि अफ़गानिस्तान में तब कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी सक्रिय थी, काफ़ी युवाओं का समर्थन उसे विश्वविद्यालयों में, काबुल में प्राप्त था, और सोवियत संघ के नेताओं को यह भ्रांति हुई कि ये मौका ठीक है कि अगर हम इस क्षण वहाँ हस्तक्षेप करेंगे तो जनता हमारा समर्थन करेगी। वो जो आदिम, आतताई, सामंती, प्रतिसत्तात्मक वहाँ की मानसिकता है, जो उससे छुटकारा पाने को व्याकुल है, और उन्होंने वहाँ सैनिक हस्तक्षेप किया। ये सैनिक हस्तक्षेप बड़ा लोकप्रिय रहा और उसके कई कारण थे। एक कारण तो था कि जो अफ़गान साम्यवादी पार्टी थी उसमें परस्पर फूट थी। एक खल्क धड़ा था, एक परचम धड़ा था। वो आपस में ये कोशिश करते थे कि सोवियत संघ के नेता उसका समर्थन करें।
वो हिंसक मनोवृत्ति से, भ्रष्टाचार से वो भी मुक्त नहीं थे और उनको इस बात का गलत अंदाज़ा था कि उनका जनाधार कितना प्रबल है। अब सोवियत संघ एक बार जब इस दलदल में फंस गया तो अमेरिका को लगा कि शीत युद्ध के इस दौर में सोवियत संघ को घेरने का ये बहुत अच्छा मौका है। जिस तरह के दलदल में वो स्वयं वियतनाम में फंसे थे, उन्होंने उसकी तैयारी सोवियत संघ को परास्त करने के लिए अफगानिस्तान में की। अफगान जनता का मूल संस्कार इस्लामी धार्मिकता वाला है और कबायली मानसिकता, कट्टरता भी उसमें है, मगर सोवियत संघ का दुष्प्रचार ये किया गया है। वो तो एक नास्तिक विचारधारा है। जो साम्यवादी हैं वो ईश्वर और इस्लाम के दुश्मन हैं। जो आज एक तरह से इस्लाम की टक्कर ईसाइयत से हो रही है, वो उस समय इस्लाम की टक्कर साम्यवादी दल के साथ होने लगी, साम्यवादी विचारधारा के साथ होने लगी। और अमेरिकियों ने एक षड्यंत्र रचा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की फौजी सरकार के साथ तालिबानों की एक फ़ौज तैयार की, ऐसे मुसलमान युवकों की, युवजनों की जो अफ़गान थे, जिनमें कुछ सीमांती इलाके में रहने वाले पाकिस्तानी थे, जो संघर्ष करेंगे और हटाएंगे सोवियत सैनिकों को जो काबिज थे काबुल पर। अब इसमें दो पक्ष थे। तो एक तो मुजाहिदीन थे जो तालिबानों से अलग थे, जो ज़्यादा खुखार थे, ज़्यादा कट्टर थे, और तालिबान वो थे जो कमोबेश नियंत्रण में थे पाकिस्तानी सेना, खुफिया एजेंसी के, और जिनका पोषण अमेरिका कर रही थी। एक दशक तक एक असफलता का सामना करने के बाद अंततः मिखाइल गोर्बाचोव के शासनकाल में रूस ने ये फैसला लिया कि वह सोवियत संघ से वापस जाएगी। और ये राय मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने पद से मुक्त होने के बाद अपने अमेरिकी मित्रों को भी भाषणों, व्याख्यानों, संवादों के दौरान दी कि अफ़गानिस्तान में सीधा हस्तक्षेप करना बेहद नुकसानदेह है। वहाँ से अफ़गान लोगों को अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए छोड़ देना चाहिए। मगर जब तक अमेरिकी ये सफलता का स्वाद चख चुके थे कि सोवियत संघ को पस्ती के हाल में अफ़गानिस्तान से बाहर जाना पड़ा है, तो उन्हें लगा कि वो तालिबान के ज़रिए काबुल पर अपना कब्ज़ा पक्का कर सकते हैं। लगभग 10 वर्ष का अंतराल ऐसा था जब मुजाहिदीन ने काबुल में राज किया, महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ, हिंसा ने बहुत भयंकर रूप से विस्फोट हिंसा का हुआ, और एक तरह की जो बिल्कुल दकियानूसी मानसिकता होती है, जहालत होती है, उससे अफ़गानिस्तान ग्रस्त हो गया। जितने विकास कार्यक्रम थे वो आधे अधूरे छूट गए और धीरे धीरे जो प्रादेशिक सिपह सालार थे, उन्होंने अपने अपने इलाके में अपना कब्जा कर लिया। अफीम की खेती शुरू होने लगी, नाजायज़ हथियारों का तस्करी का व्यापार होने लगा। बड़े पैमाने पर लाखों अफ़गान शरणार्थी पाकिस्तान में लावा की तरह बहकर पहुंच गए। इसके दो दुष्परिणाम हुए। एक तो भारत के संदर्भ में पाकिस्तान ने अपने को ये दिखाना शुरू किया कि वह भी आतंकवाद का शिकार है, और इसका दोहन उसने किया अमेरिका से सहायता प्राप्त कर, हथियारों की सहायता प्राप्त कर, आर्थिक सहायता प्राप्त कर, और एक सैनिक तानाशाही को समर्थन देने के कारण। दूसरी बात ये थी कि अमेरिकी जानते थे कि यदि उन्हें अफ़गानिस्तान में ओसामा बिन लादेन का सफाया करना है तो उन्हें पाकिस्तान से सहकार की ज़रूरत निश्चित रूप से पड़ेगी। एक पक्ष ये था। दूसरा पक्ष ये था कि जो कुछ भी अफ़गानिस्तान में हो रहा था, अफ़ीम की खेती हो या मादक द्रव्यों की तस्करी, अमेरिका अपने दामन में झांककर ये स्वीकार करने को तैयार नहीं रहा है कभी कि इस नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए वह खुद कितना जिम्मेदार है। एक अमेरिकी विद्वान ने इस ओर हमारा ध्यान दिलाया है कि अगर नशाखोरी इन मादक द्रव्यों की अमेरिका में और यूरोप में नहीं होती तो इनकी खेती न अफ़गानिस्तान में लाभप्रद होती, न इनकी खेती दक्षिण पूर्व एशिया में जो सुनहरा त्रिकोण कहलाता है वहाँ होती, न दक्षिणी अमेरिका में हो रही होती। मगर अमेरिका ने प्राथमिक तौर पर इन नशीले पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा दिया था, इस कारण कि तालिबान को बाहर से आर्थिक सहायता न देनी पड़े और इन मादक द्रव्यों के ज़रिए कोई नशेड़ी बनाया जा सके, सोवियत सैनिकों को भी उनका मनोबल तोड़ा जा सके। लगभग 10 वर्ष तक ये चलने के बाद फिर एक बार समय ने करवट ली और 21वीं सदी के शुरू होने के पहले एक बार फिर परिवर्तन अफ़गानिस्तान में हुआ। उसका कारण क्या था कि जब 9/11 की घटना हुई, अमेरिका पर हमला हुआ ट्रेड टावर्स पर, तो अमेरिका ने यह वचन लिया, यह प्रण किया कि वह तबाह करके छोड़ेगी अल-कायदा को। और उसके लिए एक और पक्ष था कि इसी तरह का सत्ता परिवर्तन की सामरिक नीति का अनुसरण किया जा रहा था इराक में। इराक में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक फंसे हुए थे, उनको घर वापस लाने का दबाव बढ़ रहा था। तो चुनावी राजनीति के अलावा अमेरिका ये चाहता था कि अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए वो ये कहे कि हमने इराक से तो सैनिक बुला लिए हैं, मगर हम अमेरिका के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए अफ़गानिस्तान में अपनी सैनिक उपस्थिति जाहिर कर रहे हैं और वहाँ हमारा सैनिक रण संचालन आसानी से होगा। ये स्थिति नई सदी के करवट लेने तक शुरू हो चुकी थी। तब से अब तक ये अमेरिकी रणनीति
नाकाम साबित हुई है। और अंग्रेजी में जिसे 3D 3 आयामी रणनीति कहते हैं, जिसका एक डी का पक्ष था डिप्लोमेसी, राजनय, एक का था डिफेंस यानी सैनिकरण संचालन, और एक था डेवलपमेंट यानी विकास। तो इन तीनों का अगर सामंजस्य किया जा सकता तो शायद स्थिरता अफगानिस्तान में लौट सकती। मगर ये भ्रम बहुत जल्दी टूट गया, क्योंकि जो तालिबान थे वो उसके लिए राज़ी नहीं थे। जितने विकास के कार्यक्रम होते थे उनको नुकसान पहुँचाया जाता था, उनको ध्वस्त कर दिया जाता था, और लोगों को इस बात का एहसान होने लग गया था कि आप कितनी भी बड़ी रकम अरबों डॉलर की अफगानिस्तान में लगाएं, निवेश करें, तो वो बाल्टी में छेद वाली स्थिति है, वो कभी पूरी नहीं होगी। वो रकम भ्रष्टाचार के जरिए इन सिपह सालारों तक पहुंच जाएगी, या काबुल की सरकार की जो भ्रष्ट नौकरशाही उस पर चली जाएगी, और वहाँ की जो सेना और सैनिक दस्ते हैं उनका मनोबल बुरी तरह से परास्त था। उनकी अपनी कबायली स्वामी भक्तियाँ थीं, दल बदल अवसरवादी ढंग से होता रहा था। जो बात विचारणीय है कि अमेरिकी दबाव में भारत ने भी यह स्वीकार कर लिया कि अफ़गानिस्तान उसके लिए बेहद सामरिक रूप से संवेदनशील है, और उसको यदि अफ़गानिस्तान में अपने पैर पसारने का मौका मिलता है तो पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेरने की स्थिति में हिंदुस्तान हो जाएगा। भारतीय विदेश नीति के निर्देशक इस बात को भूल गए कि पाकिस्तान के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है कि जिसे वो अपनी सामरिक गहराई यानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहता है, उसके लिए उसे अफ़गानिस्तान में असरदार होना ज़रूरी है। पाकिस्तान को इस बात का भरोसा भी हाल तक बना हुआ है कि तालिबान चूँकि उसकी पौध हैं तो उसका असर तालिबान पर हमेशा रहेगा। मगर हाल के दिनों में तालिबानों में मतभेद है। जो कहते थे ओबामा कुछ अच्छे तालिबान हैं, कुछ बुरे तालिबान हैं, तो इनका निर्णय करना हर देश अपने राष्ट्रहित में करता है। और तालिबान आज भारत के प्रति अच्छे या बुरे नहीं हो सकते हैं, वो अमेरिका के प्रति हो सकते हैं, मगर यदि वो पाकिस्तान से स्वाधीन होने की कोशिश करते हैं तो तब फिर काबुल की सरकार का क्या होगा ये कहना बड़ा कठिन है। अमेरिकी प्रभाव में भारत ने भी अरबों डॉलर का निवेश अफगानिस्तान में किया है। भारत ने अपने सारे हित जो हैं वो एक ही डलिया में रख छोड़े हैं कि काबुल में जो सरकार होगी वो उसकी हितैषी होगी। हामिद करज़ई की शिक्षा भारत में हुई थी तो उन्हें लगता है वो भारत के पक्ष में होंगे। उसके बाद अशरफ गनी हों या अब्दुल्ला हों, उनको लगता है कि काबुल की सरकार में यदि उनका असर होगा तो वो अफ़गानिस्तानी घटनाक्रम को प्रभावित कर सकेंगे। इस बात को भुलाकर कि काबुल की सरकार का प्रभाव आज सिर्फ राजधानी तक सीमित है, बाकी देश पर अधिकार उन सिपह सालारों का है जो प्रादेशिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सब बातों को यदि आप ध्यान में रखें तो 2-3 बातों को रेखांकित करना ज़रूरी है कि अब अफ़गान घटनाक्रम का, पहले कहा जा रहा था कि अफ़गानिस्तान स्थिरता की ओर लौट सकता है, वहाँ शांति बहाल हो सकती है, क्योंकि दोहा में तालिबान के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ता शुरू हो गई थी, मगर वहाँ गतिरोध आ चुका है। और ये स्पष्ट हो गया है कि यदि बाइडेन ये घोषणा कर चुके हैं कि वह अफ़गानिस्तान से अपनी सेनाओं को हटा ही रहे हैं अंततः, तो ये एक तरह से जीत की घोषणा है, समर्पण है अमेरिका का। और तालिबान को इस बात का एहसास है कि देर सबेर वो एक इस्लामी अमीरात की स्थापना काबुल में कर लेगी। जब यह होता है तब वर्तमान काबुल सरकार का क्या होगा, वहाँ की उस जनता का क्या होगा, युवा पीढ़ी का, जो लगभग 20-25 साल से गृहयुद्ध की स्थिति में जी रही है मगर तालिबान के आतंक से मुक्त है और मुजाहिदीन के अत्याचारों से मुक्त थी, तो क्या अब उनका क्या होगा? क्या एक शरणार्थियों की नई भीड़ पाकिस्तान की ओर आएगी? इसका क्या प्रभाव हिंदुस्तान पर पड़ेगा? जो छद्म युद्ध, परोक्ष युद्ध कश्मीर में चल रहा है, उसमें इस तरह के तत्वों का इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा है। क्या अब भारत के लिए ये समझदारी की बात होगी कि वो बड़ा निवेश अफ़गानिस्तान में करे? वहाँ एक वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा के अफसर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, कई सैनिक दस्तों के लोग वहाँ शहीद हुए हैं, मगर क्या भारत अफ़गानिस्तान को बिल्कुल छोड़ भी सकता है? भारत के विदेश मंत्री के लिए कहना आसान है कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, मगर क्या हमारे लिए जो बेहद महत्वपूर्ण है इसी बात को क्या अमेरिका समझता है, रूस समझता है, चीन समझता है? पाकिस्तान तो खैर बहुत अच्छी तरह समझता है कि हमारे हितों में टकराव है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुरुआत की गई तो उसमें रूस ने अपने गाढ़े वक्त के दोस्त भारत को बुलाना ज़रूरी नहीं समझा और भारत अमेरिका की कृपा से वहाँ एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत के लिए ऐतिहासिक यादों में अपने को भुलाए रखना बहुत फ़ायदे की बात नहीं होगी, बहुत लाभदायक नहीं होगी। दूरदर्शिता इसी में है कि हम हाल के घटनाक्रम के संदर्भ में अपने राष्ट्रहितों को परिभाषित करें और अपनी अफ़गानिस्तान नीति का निर्धारण करें। अफ़गानिस्तान सार्क का हिस्सा है, दक्षिण एशिया का हिस्सा है और उसमें कम से कम 2 देश जो परिधि वाले देश हैं, म्यांमार और अफ़गानिस्तान, आंतरिक संकट से ग्रस्त हैं। भारत के लिए ये एक गंभीर चिंता का विषय है।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बारे में एक बात स्पष्ट है कि उनको एक विशेष कौशल प्राप्त है पश्चिमी देशों को हमेशा आश्चर्यचकित करने का अपने आचरण से, और उनके साथ कुछ इस तरह का वो राजनीतिक पेशकश करते हैं कि जो अमेरिका खासकर और पश्चिमी यूरोप के देश कुछ चकित हो जाते हैं कि उनके इरादे क्या हैं, वो क्या करने जा रहे हैं। उनके तेवर हमेशा जुझारू रहते हैं, वो भिड़ंत के लिए तैयार रहते हैं, और हाल के दिनों में ऐसा ही उन्होंने कुछ कर दिखाया है। कुछ वर्ष पहले जब उन्होंने क्राइमिया पर आक्रमण किया था और कब्जा कर लिया था, तब लोगों को लगा था कि उनकी कोशिश शायद यह है कि वह उस प्रक्रिया को खारिज कर रहे हैं जिसके तहत पूर्वी यूरोप के कई देश जो कभी सोवियत साम्राज्य का हिस्सा थे, उसके उपग्रह समझे जाते थे, सोवियत संघ के विखंडन और विलय के बाद उससे अलग हो गए थे, पश्चिम की ओर जा रहे थे, उसमें से कई ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। उनको वह पुनः या तो लालच से या डरा धमका कर अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्राइमिया पर कब्जा करना इसी का एक हिस्सा था, और एक लंबे समय से जो संघर्ष चला आ रहा है पुतिन के रूस का यूक्रेन के साथ, वो फिर विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुका है। रूस ने लगभग 1 लाख सैनिकों का जमघट यूक्रेन की सीमा पर कर दिया है, और वो दबाव बढ़ा रहे हैं पूर्वी यूक्रेन में। अब ये बात जग जाहिर है कि पूर्वी यूक्रेन का वह प्रादेशिक हिस्सा है जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा रूसी मूल का है, और उन लोगों की शिकायत ये है कि यूक्रेन की सरकार उनके साथ पक्षपात करती है, उनका उत्पीड़न करती है, उनके संग नस्लवादी हिंसा होती है, और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी रूस अपने आप सहर्ष स्वीकार करता है। मगर जहाँ तक यूक्रेन का कहना है, उनका मानना है कि रूस क्राइमिया के आक्रमण के साथ उस व्यापक रणनीति का संचालन कर रहा है कि यूक्रेन को कमज़ोर करे। उसको यूक्रेन से शिकायत यह है कि यूक्रेन नाटो से मदद मांगना चाहता है, वो यूरोपीय समुदाय का सदस्य बनना चाहता है, और यदि उस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इसी तरह की मानसिकता अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों में भी प्रसारित हो सकती है। यूक्रेन ने यह स्पष्ट किया है कि यदि उसकी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता को त्वरित गति नहीं दी जा रही है तो कम से कम उसे आत्मरक्षा के लिए परमाणुविक अस्त्र दिए जाएं। क्या कोई भी जिम्मेदार शक्ति एक यूक्रेन जैसे अस्थिर देश को परमाणुविक अस्त्र संपन्न करने की कोशिश करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा उसके संरक्षण का तरीका ये हो सकता है कि उसकी मदद के लिए कोई आश्वासन दिए जाएं या नाटो की सेनाएं तैनात की जाएं उसकी सरहद पर, जो फिर एक भड़काने वाली घटना समझी जा सकती है रूस के द्वारा। जहाँ तक यूक्रेन का प्रश्न है, ये मुठभेड़ सिर्फ अमेरिका रूस की इसी क्षेत्र में नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ बड़े विचित्र ऐलान किए हैं। उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो पुतिन को हत्यारा समझते हैं, तो कहा हाँ, मैं बिल्कुल पुतिन को हत्यारा समझता हूँ। जाहिर है पुतिन इससे बहुत नाराज़ हुए, रूसी सरकार इससे बहुत खिन्न हुई, और उन्होंने कहा कि एक हत्यारा दूसरे हत्यारे को आसानी से पहचानता है। मगर इसके बाद स्थिति क्या है कि उन्होंने रूस पर कई और आक्षेप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने साइबर हमले किए हैं अमेरिका पर, अमेरिकी व्यापारिक संस्थाओं पर, स्नोविंड जैसे संस्थानों पर। उन्होंने अमेरिकी जनतांत्रिक प्रक्रिया को ध्वस्त करने की कोशिश की है, भीतरघात करने की कोशिश की है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में। ये लंबा चर्चा का विषय हाल के वर्षों में रहा है कि कैसे ट्रंप ने रूसियों से मदद ली थी और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली को में सेंधमारी की थी, कैसे हिलेरी क्लिंटन की ईमेल जग जाहिर की गई थी, उनको हराने का प्रयास किया गया था। और उसके बाद बाइडेन का ये भी कहना है कि यही प्रयास रूसियों ने 2020 के चुनाव के दौरान भी किया। तो इसकी सज़ा रूस को देने के लिए उन्होंने 2 काम किए। उन्होंने 10 राजनयिकों का निष्कासन अमेरिका से किया, और जैसा राजनयिक परंपरा है रूस ने भी 10 राजनयिकों का निष्कासन, अमेरिकी राजनयिकों का निष्कासन रूस से कर दिया। और अमेरिका ने अपने राजदूत को अभी रखा है रूस में। रूस ने अपने राजदूत को परामर्श के लिए वापस बुला लिया है। तो उन्होंने ये सलाह भी बिडेन को दी कि उनकी तरह आचरण करते हुए वो भी अपने राजदूत को वापस बुला लें। अर्थात एक तरह से उच्चीकरण सामान्यीकरण के बदले नीचे गिराया जा रहा है राजनीतिक संपर्कों को। अब सबसे विचित्र बात यह है कि जिस समय ये सारा घटनाक्रम चल रहा है कि रूस पर ये आरोप अमेरिकी राष्ट्रपति लगा रहे हैं कि वो मानवीय अधिकारों का हनन करते हैं, वो अपने राजनीतिक प्रतिपक्षियों की हत्या का प्रयास करते हैं, उन्होंने जनतांत्रिक प्रणाली को बुरी तरह से नष्ट किया है, असहनशीलता का स्वर वहाँ तेज़ हो रहा है।
उसी समय वो ये भी ऐलान करते हैं कि उन्होंने एक शिखर वार्ता के लिए आमंत्रण दिया है किसी तीसरे देश में पुतिन को। रूस ने इस तत्काल खारिज कर दिया है। उनका कहना है इस तरह की बातों का कोई तुक नहीं होता कि एक ही सांस में आप हमारे राष्ट्रपति को हत्यारा भी कहें, उसके भ्रष्टाचार की बात भी करें, उसके तानाशाही मिजाज की बात भी करें और फिर कहें कि हम आपके साथ शिखर वार्ता करना चाहते हैं। मगर अमेरिका की मजबूरी ये है कि शिखर वार्ता के बिना काम नहीं चल सकता है। कम से कम 2 मुद्दे ऐसे हैं जिनमें रूस को बाहर रखकर अमेरिका अपने राष्ट्र हित का साधन नहीं कर सकता है। एक है मौसम बदलाव का, क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि रूस के पास जो गैस और तेल का अपार भंडार है, उसके निर्यात से वो मालामाल होता है। उसका क्या प्रभाव कार्बन प्रसरण पर पड़ता है? क्या कोई भी पर्यावरण का समझौता सही हो सकता है, लागू किया जा सकता है यदि रूस उसके बाहर रहता है? तो एक तो इसके लिए ज़रूरी है। और हाल में रूस के कई नीतियां ऐसी हैं, जैसे उसने औद्योगिकरण की गति तेज़ की है, शहरीकरण की गति तेज़ की है सुदूर पूर्व में साइबेरिया में, जहां मौसम बदलने के दुष्प्रभाव सामने नज़र आ रहे हैं। वहां परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, तापमान बढ़ रहा है। छोटे समय के कार्यकाल में तो ऐसा लगता है कि रूस को फ़ायदा होगा, वहाँ मौसम सुधर जाएगा, गर्मी होगी, लोग धूप का सुख उठाएंगे। मगर इसके दीर्घकालीन परिणाम जैव विविधता को नष्ट करने वाले होंगे और इसके परिणाम से बाकी दुनिया भी अछूती नहीं रहेगी। यही बात आर्कटिक के बारे में कही जा सकती है, जहाँ रूस बर्फ़ के नीचे परमाणविक पनडुब्बियाँ चला रहा है, उसके ऊपर से जेट विमानों को ले जाकर कनाडा तक पहुँचने का एक छोटा मार्ग ढूंढ रहा है। और ये सामरिक दृष्टि से भी रूस के लिए महत्वपूर्ण है। मगर वहाँ जो परिवर्तन हो रहा है, बड़े बड़े भूखंड जो लगभग छोटे देशों के आकार के हैं, जब जिसे पोलर कैप कहते हैं, वो उस बर्फ़ से, उत्तरी ध्रुव की बर्फ़ से कट कर पिघल कर नीचे आ रहे हैं, तो इसके दीर्घकालीन परिणाम क्या होंगे, ये सोचने वाली बात है। यह स्थिति कुछ कुछ वैसी ही है जैसी चीन का नाजायज हस्तक्षेप अंटार्कटिक प्रदेश में है कि अब वो किसी संधि को मानते नहीं हैं और वहाँ अपने शोध के संस्थान के शिविर लगाते हैं, और उनका परिणाम वहाँ के मछली पालन पे क्या होगा, उसके संलग्न इलाके के साथ या मौसम बदलाव के साथ क्या होगा, इसकी कोई चिंता उनको हाल फिलहाल नहीं है। इसके साथ ही एक और गंभीर मुद्दा है जो है स्टार्ट संधि का। स्टार्ट संधि वो है जो परमाणविक आयुधों के बारे में 2 महाशक्तियों के बीच में है कि कैसे ये 2 महाशक्तियाँ क्रमशः अपने परमाणविक अस्त्रों के जखीरे को कम करेंगी, छोटा करेंगी और भविष्य में किसी विस्फोट की संभावना से बचने की कोशिश करेंगी। तो बाइडेन के लिए 2 समस्याएं बहुत विकट हैं कि जो उन्होंने आर्थिक निषेध और प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं वो एक तरह से दुधारू तलवार है। इसके पहले भी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध थे, मगर इस बार यूक्रेन में हस्तक्षेप के कारण, क्राइमिया को पर कब्जा करने के कारण उन पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब इन नए प्रतिबंधों से कितना नुकसान रूस को होगा और कितना नुकसान अमेरिका को हो सकता है, ये सोचने की बात है। जो अमेरिका ने जब वाणिज्य युद्ध का ऐलान किया था चीन के विरुद्ध, बहुत जल्दी उसको ये बात स्वीकार करनी पड़ी थी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका नुकसानदेह असर पड़ रहा है। रूस वेनेजुएला नहीं है, रूस कोई छोटा देश नहीं है, बल्कि आप तो ये भी कह सकते हैं कि इन अमेरिकी प्रतिबंधों का असर ईरान पर भी उतना नहीं हुआ है जितना अमेरिका ने सोचा था। अब अमेरिका यदि रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, उनकी मुद्रा का अवमूल्यन होता है, तो उसका एक परिणाम ये भी हो सकता है कि रूस के निर्यात बढ़े, उनकी सैनिक सामग्री का निर्यात बढ़े और वो उन देशों तक पहुंचे जहां तक इनका पहुंचना अमेरिका के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अमेरिका ने इन आर्थिक प्रतिबंधों के संबंध में ये घोषणा भी की है कि जो भी कोई देश रूस के साथ इन प्रतिबंधों के बावजूद आर्थिक क्रियाकलाप करेगा, वह भी खुद इन प्रतिबंधों का शिकार हो सकता है। अब तक भारत के बारे में ऐसी धमकी चेतावनी नहीं दी गई है, मगर भारत जो S-400 प्रक्षेपास्त्र खरीदना चाहता है, उनके बारे में प्रकारांतर से अमेरिका ये कह चुका है कि इसको वो एक दोस्ताना फैसला नहीं समझेगा। इसी तरह रूस के मन में ये भ्रांति है, कि भ्रांति नहीं कह सकते, उसकी जायज़ कारण भी है कि जब भारत अपने सैनिक साज सामान को दूसरे देशों से खरीदने लगा है, लड़ाकू विमान फ्रांस से, इजराइल के साथ उसके खरीद फरोख्त ज़्यादा बढ़ी है, कनाडा से कुछ सामग्री खरीद रहा है, तो क्या इसका नुकसान रूस को नहीं हो रहा है? रूस की नज़र में भी आज भारत की वह सामरिक संवेदनशीलता नहीं रह गई है जो 1970 वाले दशक में थी। अतः भारत के लिए ये चिंता का विषय हो सकता है कि यदि रूस की भिड़ंत, मुठभेड़ अमेरिका के साथ हो सकती है, जिसके साथ भारत ने अपने सामरिक रिश्ते हाल के वर्षों में बहुत घनिष्ठ बनाए हैं, थोड़े तनाव के बावजूद जो हाल में बढ़ा है अमेरिकी जंगी जहाज़ के अरब सागर में आने के कारण, क्वाड में भारत की सदस्यता को लेकर रूस के मन में शंकाएं हैं और रूस और चीन के
पास आने से रूस ने ये भी स्पष्ट किया कि भारत को क्वाड की ज़रूरत क्यों है, क्यों वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से या ब्रिक्स से संतुष्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये असंतोष दोनों पक्षों में है। और पिछली बार भी जब पुतिन ने अपनी सालाना यात्रा की थी शिखर सम्मेलन के लिए, तो वो एक दिवसीय यात्रा थी। पहले जब रूसी राष्ट्रपति भारत में आता था अपनी इस तरह की यात्रा के लिए, तो वो रस्म अदायगी नहीं होती थी, 2-4 दिन परामर्श और वार्ताएँ होती थी। हमने इसका उल्लेख पहले भी किया है। जब हाल में रूसी विदेश मंत्री भारत आए तो उनको औपचारिक मुलाकात का वक्त प्रधानमंत्री के साथ भी रस्मदाई के तौर पर भी नहीं दिया गया था। उसके कारण जो भी हों, कहीं ना कहीं दुनिया की नज़र में भारत और रूस के संबंधों का एक अवमूल्यन हो रहा है। और जहाँ तक रूस का प्रश्न है, उसके अपने सामरिक हित जो हैं वो यूरेशियाई भूभाग में अब एशिया से हटकर यूरोप की तरफ जाने लगे हैं, या पश्चिम की तरफ कहिए। अगर ये यूरोप तक नहीं भी है तो वो, और जो तुर्की के साथ रूस के रिश्ते घनिष्ठ हुए हैं अज़रबैजान और आर्मेनिया के गृह युद्ध के बाद, उनके परस्पर मुठभेड़ के बाद, उन सबसे जो संकेत मिल रहे हैं वो ये है कि भारत रूस के लिए आज उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अतीत में था। मगर उसके लिए ये असंभव है कि वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले देश को अलग थलग कर ले। इसी तरह भारत किसी भी तरह से यदि हस्ती घटी भी है रूस की, तो उसकी अनदेखी उपेक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि रूस न सही हमारा संलग्न पड़ोसी मगर निकटस्थ पड़ोसी और गाढ़े वक्त में आजमाया हुआ दोस्त भी है। और अमेरिका पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं ये सोचना भी कठिन है। तो भारत को रूस के बारे में उसी तरह दोबारा पूरे विवेक के साथ सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम अतीत के उन सुनहरे दिनों की ओर लौट सकते हैं, या जिन योजनाओं को, जिन सहयोगी योजनाओं का प्रस्ताव रूसी विदेश मंत्री कर रहे हैं, वो उत्तर दक्षिण गलियारा हो, वो वैक्सीन निर्माण हो, वो अंतरिक्ष में सहयोग हो, वो पारमाणविक सहयोग हो, क्या इनको हम इतनी गंभीरता से ले सकते हैं कि हमने जो दूसरे विकल्प विकसित किए हैं उनके साथ इनको संतुलित हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारे लिए सोचने का विषय होगा। इस सप्ताह इतना ही, मगर समापन के पहले हम चाहेंगे कि आपको एक सुझाव दें कि जिन मुद्दों का चर्चा हमने किया है उन पर एक बार आप पुनर्विचार फिर से करें और अपनी राय बनाने की कोशिश करें। शक्ति समीकरण तेज़ी से बदल रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों को उसमें तीसरे विश्व युद्ध की विस्फोट की संभावना नज़र आती है। जो मतभेद पश्चिमी खेमे में, यूरोपीय समुदाय में, फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों में हैं वो नज़र आ रहे हैं। जो क्राइमिया में रूसी कब्जे के बाद, यूक्रेन पर दबाव डालने के बाद एक स्थिति तेज़ी से बदल रही है पूर्वी यूरोप के देशों में, जिनमें से कुछ यूरोपीय समुदाय के सदस्य हैं। ब्रिटेन की स्थिति स्वयं आंतरिक राजनीतिक दबावों के कारण, कोविड में नियंत्रण पाने की असफलता के कारण और ख़ासकर आयरलैंड में हिंसा के विस्फोट के कारण चिंताजनक हो रही है। तो अमेरिका के लिए एक पक्ष तो ये है, बाइडेन भले ही बार बार ये कहते रहे हैं कि वो एक पक्षी नहीं बहुपक्षी भरोसा रखते हैं। उनका प्रयत्न यह रहेगा कि अमेरिका अपने सब साथियों को साथ लेकर चले और अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों पर आधारित व्यवस्था का वो समर्थन करते हैं। मगर अमेरिका का अपना आचरण जब इसकी अवहेलना करता पाया जाता है, तब भारत के लिए सोचने का वक्त है कि क्या वो अमेरिका के हर आश्वासन पर वैसा ही भरोसा कर सकता है, या हम देख रहे हैं अमेरिका की स्थिति वो है जो द्वितीय विश्व युद्ध के विस्फोट के ठीक पहले म्यूनिख में थी, जो नाजी जर्मनी का तुष्टीकरण था। ये दावे किए जाते थे कि एक ऐसी संधि कर दी गई है जिससे शांति आबाद रहेगी या काफ़ी समय तक जारी रहेगी, मगर ये तुष्टीकरण एक तानाशाह को उसके विस्तारवादी आक्रामक तेवरों से रोक नहीं सका, जिसके दुखद निर्णायक परिणाम उठाने पड़े पूरे विश्व को। तो क्या आज जो अमेरिका कह रहा है वो ताइवान की रक्षा चीन से करेगा, वो यूक्रेन की रक्षा रूस से करेगा, ऐसा करने में वह असमर्थ दिखता है अपने संकटों के कारण। और चुनाव के बाद से आज तक कई ऐसी घटनाएं अमेरिका में होती रही हैं जिनकी आलोचना पुतिन करते हैं। वो कहते हैं कि जब बाइडेन कहते हैं कि रूस जनतंत्र नहीं है, तो वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि अमेरिका कितना जनतांत्रिक है, वहाँ राष्ट्रवाद कितना है, वहाँ रंगभेद कितना है, वहाँ हिंसा का संस्कार कितना जड़ें जमा चुका है। ये सारी बातें न केवल पुतिन बल्कि दुनिया भी देख रही है। भारत के लिए समस्या ये है कि उसके अपने पड़ोस में जो घटनाक्रम अफगानिस्तान में हो रहा है या म्यांमार में हो रहा है, वहाँ स्थिति हमारे अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल होती जा रही है, और वहाँ संतुलन को वापस अपने पक्ष में लाने के लिए हमारी सामर्थ्य हाल फिलहाल बहुत सीमित नज़र आती है। तो हमें शायद धैर्य से कार्य करना पड़ेगा और अपने विवेक के अनुसार
निकट भविष्य में उन विकल्पों का चुनाव करना पड़ेगा, उनको संतुलित करना पड़ेगा जिनको निखारने संभालने की कोशिश हम हाल के वर्षों में करते रहे हैं। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।